नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मिट्टियाँ। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से एक आधा सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो आइए आज देखते हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। देखो, राजस्थान की मिट्टियों को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांट लिया। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उनका वर्गीकरण कणों के आधार पर, कभी pH मान के आधार पर, है ना, कभी कणों के आकार के आधार पर, कभी रचना विधि के आधार पर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर करेंगे और दूसरा हो जाएगा मिट्टी की प्रमुख समस्याएं। तो दो भागों में बांट लिया राजस्थान की मिट्टियों को। सबसे पहले वर्गीकरण, फिर पढ़ेंगे मिट्टी की प्रमुख समस्या। तो 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। हालांकि इससे पहले 2-4 पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर लें। देखो, हम पढ़ रहे हैं मृदा। मिट्टी मतलब मृदा। जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम, तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मृदा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है फर्श। तो सवाल पूछ ले, सोलम शब्द तो याद रखिए लैटिन भाषा का है और जिसका अर्थ है फर्श, उससे बना है हमारा मृदा। हमारे राजस्थान में काजरी जोधपुर में है। ये काजरी जो कई बार पूछ लेते हैं कि काजरी कहाँ है, तो काजरी जोधपुर में है। इसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। एक बात और करें, 5 दिसंबर की यदि बात करें तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। और याद रखिए 2015 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया। तो 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया। तो 4 पॉइंट याद रखिए। मृदा है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ है फर्श। काजरी जोधपुर में है। 5 दिसंबर मृदा दिवस और 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। आइए सबसे अब बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों में वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्गीकरण है जो मिट्टियों का जो मृदा का रंग, गठन, उपजाऊपन अर्थात परंपरागत वर्गीकरण। तो ये राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो। हम राजस्थान के मानचित्र में जो मृदा का, मिट्टी का जो परंपरागत जो वर्गीकरण है, मतलब रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, आपने राजस्थान का भौतिक विभाजन तो पढ़ रखा है। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन में जो पश्चिम रेतीला मैदान है इसके 2 पार्ट है। एक है महान भारतीय मरुभूमि। तो महान भारतीय मरुभूमि ये वाला जो पोर्शन है वहाँ मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं। तो महान भारतीय मरुभूमि में बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। फिर आ गया पश्चिम रेतीला मैदान का दूसरा भाग है राजस्थान बांगर। तो राजस्थान जो बांगर वाला पोर्शन उसमें मिट्टी पाई जाती है भूरी रेतीली। एक तरीके से ये सिरोजम टाइप की मिट्टी है। ये भी सवाल एक बार पूछ लिया गया था पिछले कि सिरोजम टाइप की मिट्टी राजस्थान में कौन से भाग में पाई जाती है, तो राजस्थान बांगर में, इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। तो 2 टाइप हो गया। तीसरा याद रखिए अरावली है। तो अरावली पर्वत है तो पर्वत पर पर्वतीय मिट्टी और इसे भूरी कंकरीली लाल मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अरावली में। तो 3 टाइप की मिट्टी हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी मैदान है। तो पूरी मैदान जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है ना, तो पूरी मैदान में नदियों में जल है तो जल से जलोढ़ मिट्टी, तो ये पूरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी। फिर बात करें ये बनास नदी वाला जो बेल्ट है, बनास नदी, तो बनास नदी के बेल्ट में भूरी मिट्टी, तो बै से बनास, बै से भूरी मिट्टी। फिर आ जाइए कोटा संभाग हाड़ौती। हाड़ौती में काली, कपासी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। यदि बात करें उदयपुर संभाग, क्योंकि उदयपुर ये मेवाड़ वाला संभाग है, मेवाड़ में लाल मिट्टी पाई जाती है उदयपुर में। याद रखिए इसको लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। तो लेटेराइट लाल मिट्टी उदयपुर संभाग। हाड़ौती में काली मिट्टी, इधर लाल। तो बीच का जो संक्रमण जो एरिया है उसमें दोनों को मिला दो, लाल और काली, तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है लाल काली। फिर लास्ट टाइप की जो मिट्टी है वो बात करें, ये देखिए आईजीएनपी वाला बेल्ट है। जहाँ सिंचित जो बेल्ट है जैसे आईजीएनपी वाला, वहाँ जो सेम की समस्या पैदा हो जाती है और भूमि के नीचे का जो लवण है भूमि के ऊपर सतह पर आ जाते हैं, वो उस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं लवणीय मिट्टी। तो बहुत ईजी है। ये परंपरागत प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार की हो गई? एक तरीके से 9 टाइप की। सबसे पहले बलुई मिट्टी राजस्थान बांगर, फिर बलुई मिट्टी महान भारतीय मरुभूमि में, फिर राजस्थान बांगर में सिरोजम या भूरी रेतीली, अरावली में पर्वतीय मतलब भूरी कंकरीली लाल, पूरी मैदान में जलोढ़, है ना। उसके बाद बनास में भूरी। उसके बाद बात करें हाड़ौती में काली मिट्टी, कोटा संभाग में, और उदयपुर में लाल। तो कोटा और इसके बीच का संक्रमण एरिया में लाल काली दोनों का मिक्स हो जाएगा। और सिंचाई वाले आईजीएनपी वाले बेल्ट में
लवणीय मिट्टी। तो ये जो मिट्टी हो गई, ये 9 प्रकार की ये जो मिट्टी है राजस्थान में मिट्टियों का परंपरागत वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण यदि बात करें तो मिट्टी की रचना विधि के आधार पर, तो रचना विधि के आधार पर मिट्टी 2 टाइप की होगी। एक वो मिट्टी चट्टान टूटी और वो मिट्टी बन गई वहीं पड़ी रह गई, तो वो लोकल मिट्टी होगी। एक ऐसी मिट्टी जो जगह चेंज करती रहती है, मतलब विस्थापित मिट्टी, तो ये 2 टाइप की हो जाएगी। तो रचना विधि के आधार पर स्थानीय मिट्टी मतलब लोकल, मतलब स्थानीय मिट्टी कौन सी, जो सदैव अपने ही मूल स्थान पर रहती है, मतलब जहाँ से बड़ी चट्टान टूट के वहाँ मिट्टी बनी और वहीं रह रही है। ये कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मतलब काली मिट्टी इसका एग्जाम्पल है। देखिए ये दक्षिण राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये जो मिट्टी पाई जाती है, मतलब स्थानीय मिट्टी, वहीं चट्टान टूटी वहीं मिट्टी और वहीं पड़ी रही, सदैव मूल स्थान पर रहती है। और दूसरी होगी विस्थापित मिट्टी, मतलब ये स्थानांतरित होकर, ये कैसे, हवा या जल द्वारा, आंधी चली हवाओं के साथ वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगी, मतलब विस्थापित होगी, स्थानांतरित होगी, तो ये मिट्टी कहलाती है विस्थापित मिट्टी। तो हवा या जल दोनों से हो सकता है स्थानांतरित। ये कहाँ पाई जाती है, विशेषकर जो पश्चिम राजस्थान है, ये वाला बेल्ट, इस बेल्ट में पाई जाती है विस्थापित मिट्टी। तीसरा जो प्रकार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, RS 2013-16 पटवार और सुपरवाइजर 15-16 में सवाल पूछे गए, वैज्ञानिक वर्गीकरण, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए वैज्ञानिक वर्गीकरण का थोड़ा सा देख लेते हैं। 1991 में USA के वैज्ञानिकों ने जिसमें बेनेट वैज्ञानिक का नाम है, तो 1991 में USA के बेनेट जो वैज्ञानिक, उन्होंने पूरी दुनिया में 11 प्रकार की टोटल मिट्टियों को 11 भागों में बांटा। तो दुनिया की 11 प्रकार की मिट्टी उन्होंने बताई। उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग राजस्थान में हमारे 5 टाइप की मिट्टी है, 5 टाइप की। तो एक तरफ मिट्टी, एक तरफ कौन सी मिट्टी है, सुमेलित करने वाला सवाल हम पूछा जाता है। तो बहुत ईजी है, देखो मिट्टी को बोलते हैं सोल या सॉइल, तो इसमें सब पीछे सोल 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 हो रहा है, लेकिन मूल वर्ड याद रखिए। ये देखिए एरिडोसोल, एरिड का मतलब होता है सूखा, तो ये शुष्क मिट्टी मतलब बलुई मिट्टी। याद रखिए एंटी मतलब विरोधी, पीली, तो पीली मिट्टी एंटीसोल। अल्फी को पढ़ना है गुल्फी, कुल्फी में होता है जल, मतलब जलोढ़ मिट्टी, तो एल्फी कुल्फी मतलब जलोढ़ मिट्टी। फिर वर्टी को पढ़ना है डर्टी मतलब काला, तो मतलब काली मिट्टी। और हो गया इंसेप्टिसोल मतलब आर्द्र मिट्टी। तो याद रखिए एरिड सूखी, उसके बाद बात करें वर्टी डर्टी काली, एल्फी कुल्फी मतलब जलोढ़, और याद रखना एंटी पीली भूरी और इंसेप्टी आर्द्र मिट्टी, ये 5 टाइप की मिट्टी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें दूसरा वर्गीकरण है जो कणों के आकार पर, तो कणों के आकार पर 3 टाइप की मिट्टी हो जाएगी। छोटे कण, महीन कण एक टाइप, दूसरे मध्यम आकार के कण और तीसरा बड़े कण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटे या महीन कण, उन मिट्टी को बोलते हैं, दूसरा नाम है चिक्का मिट्टी और चिकनी मिट्टी। सिंपल, कण बहुत छोटे छोटे हैं। दूसरे टाइप की मध्यम कणों वाली मिट्टी जैसे जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, खादर मिट्टी बोलते हैं, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और राजस्थान में देखो ये मिट्टी पाई जाती है पूरी राजस्थान में, जलोढ़ मिट्टी। तीसरी जो बड़े कणों वाली मिट्टी है, तो बड़े कण होंगे तो कहाँ होंगे, इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, शुष्क मिट्टी कहते हैं, एरिडोसोल। ये पश्चिम राजस्थान विशेषकर मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली ये मिट्टी है, वो कौन सी है, बड़े कणों वाले। नेक्स्ट जो है आपका वर्गीकरण हुआ है पीएच मान के आधार पर, है ना। एक पीएच मान क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता पीएच मान होता है ना। हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। इसे जिस स्केल के द्वारा दर्शाया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। आपने पढ़ा होगा 9th-10th की साइंस की जो किताब में इस तरीके का स्केल दे रखा था, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीच में आ गया, फिर 8 9 10 11 12 14, मतलब 7 बीच में, 0 से 7 और 7 से 14। कहने का मतलब 0 से 7 के बीच में मान होगा तो अम्लीय होगा, 7 उदासीन हो जाएगा और 7 से 14 के बीच में क्षारीय है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 7 से देखो 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ेगी और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो मिट्टी का मान कहीं न कहीं इस पीएच स्केल पर होता है। तो इस आधार पर मिट्टी 3 टाइप की हो सकती है। यदि मिट्टी का मान 0 से 7 है ना, 0 से 7, तो वो मिट्टी हो जाएगी अम्लीय, उसमें उपजाऊपन कम हो जाएगा। यदि मान है 7, वो मिट्टी होगी उदासीन, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, मतलब जलोढ़ मिट्टी का पीएच का मान 7 के आसपास रहता है। और यदि 7 से 14 के बीच हो गया तो ये मिट्टी कौन सी हो जाएगी, क्षारीय। तो ये 7 रह जाएगा, जो मिट्टी 7 मान होगा पीएच, वो तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी, तो उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 0 से 7 के बीच में अम्लता बढ़ जाएगी, 7 से 14 के बीच में 14 की तरफ जाएगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। ये दोनों मिट्टी की समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। तो उपचार के लिए क्या करेंगे, अम्लीयता मिट्टी का उपचार है चूना और रॉक फास्फेट। बेअम्लता को रोकने के लिए रॉक फास्फेट और चूना डालेंगे, क्षारीयता को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा, तो पीएच का मान 7 के आसपास आ जाएगा। तो ये था मिट्टी का पहला पॉइंट, वर्गीकरण।
है ना, परंपरागत वर्गीकरण, रचना विधि के आधार पर, वैज्ञानिक वर्गीकरण, कणों के आधार पर, पीएच मान के आधार पर। 5 टाइप के वर्गीकरण है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक वर्गीकरण, जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट मिट्टी की समस्या। देखिए ये आरटेट में पूछा गया सवाल है, रीट में। अपक्षय प्लस अपर्दन दोनों मिलेंगे तब कहलाएगा अनाच्छादन। अपक्षय मतलब चट्टान का टूटना अपक्षय, और टूटी हुई जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, उसको बोलेंगे अपर्दन। तो अपक्षय प्लस अपर्दन दोनों क्रिया हो गई तो बोलेंगे अनाच्छादन। एज इट इज ऐसे सवाल आया था। अब बात करेंगे मिट्टी की समस्या। पहली समस्या मिट्टी का अपर्दन। मिट्टी का अपर्दन को कहते हैं मिट्टी का क्षय रोग या मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। ये मिट्टी का अपर्दन कई टाइप से होता है। हमारे राजस्थान में 3 तरीके से मिट्टी का अपर्दन होता है। एक तो जल द्वारा अपर्दन, एक वायु द्वारा, एक चादरी अपर्दन। जल द्वारा अपर्दन की यदि हम बात करें, देखिए ये राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो, जल द्वारा, जहाँ नदियाँ वगैरह बहेगी वहाँ जल द्वारा अपर्दन होगा। जल बहेगा, विशेषकर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी बहती है तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है, नालियों से पानी जाता है। कहने का मतलब जमीन को गहराई से काट कर ये नदी चलती है। इस तरीके की नदी चलती है तो एक आकृति बनाती है, उससे उत्थात स्थलाकृति बोलते हैं, याद जाएगा। तो नदी जहाँ बहेगी वहाँ ज़्यादातर कौन सा ये अवनालिका अपर्दन होगा। तो जल द्वारा अपर्दन मतलब अवनालिका अपर्दन। ऊर्ध्वाधर जैसे वर्टिकल होता है, इस जमीन को गहराई से काटता है, ऊर्ध्वाधर है ना, हिंदी में लंबवत बोलेंगे। ये चंबल बेसिन में होता है। चंबल नदी कौन सी आकृति का निर्माण करती है? उत्थात स्थलाकृति। आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ सवाल है, कौन सी नदी उत्थात स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो चंबल, याद रख लीजिए, गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। तो ये जल द्वारा अपर्दन हो गया ऐसी मिट्टी का। एक होता है हवा चलेगी वायु द्वारा, तो एक परत उठ गई दूसरी परत उठ गई, तो एक ये हॉरिजेंटल होता है। तो वायु द्वारा अपर्दन, जैसे क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन कहते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। देखिए यहाँ हवा चलेगी, आंधियाँ चलेगी पश्चिम राजस्थान में, तो ये क्षैतिज अपर्दन होगा। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होगा, सबसे कम धौलपुर में होगा। तो देखिए ये जो वायु द्वारा क्षैतिज अपर्दन है, सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम का हो जाएगा धौलपुर में हो जाएगा। तीसरे टाइप का अपर्दन है वह चादरी अपर्दन। वर्षा जल, जैसे अरावली पर्वत के लिए, अरावली के अंदर होता है। अरावली में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती है, बारिश आई तो पूरी की पूरी जो चद्दर के टाइप पूरी की पूरी परत चली गई मिट्टी की, तो इसे कहते हैं चादरी अपर्दन। ये चादरी अपर्दन वर्षा जल द्वारा होता है और अरावली में होता है, विशेषकर राजसमंद और सिरोही वाले बेल्ट में। तो ये अपर्दन की 3 बातें हो गई। अब यदि बात करें भाई अपर्दन की कारण क्या है ना, अपर्दन एक समस्या है, तो कारण क्या है? तो कारण ये वनोन्मूलन, अनियंत्रित वनों की कटाई हो रही है, ये मृदा अपर्दन का कारण है। फिर अत्यधिक पशुचारण, अनियंत्रित या अत्यधिक पशुचारण भी मृदा अपर्दन का एक कारण है। झूमिंग कृषि, वालरा जिसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, वो भी मृदा अपर्दन का एक कारण है। तेज आंधियाँ, तेज अंधड़ आंधियाँ चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है, तो ये भी एक इसका कारण है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ये भी अपर्दन का एक कारण है। दोष युक्त फसल चक्र, सही फसल चक्र नहीं अपनाना भी अपर्दन का एक कारण है। और अत्यधिक सिंचाई यदि हम करेंगे तो भी मिट्टी का अपर्दन होगा। तो ये सारे कारण है मिट्टी अपर्दन के। अब इस मिट्टी के अपर्दन के कारण का निवारण करना है, उपाय करना है, तो याद रखिए सदैव जो कारण है उसका उल्टा कर दो तो अपने आप क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। मतलब वनोन्मूलन, वन कटाई कर रहे हैं, वन कटाई पर रोक, वृक्षारोपण करेंगे, सिंपल सी बात है। अत्यधिक पशुचारण, तो इसका उल्टा क्या करेंगे? चारागाहों का विकास करेंगे। तो ये सारे कारण थे, उसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो जाएंगे? निवारण। मृदा के अपर्दन को हम रोक सकते हैं। फिर दूसरी जो मिट्टी की समस्या क्या है? सेम, या हिंदी में बोलते हैं जलाधिक्य, जल प्लस अधिक्य, जल ज़्यादा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वाटर लॉगिंग। जैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर स्याही है, ये स्याही मार्कर की स्याही इसके द्वारा बाहर आ रही है, ये जो विधि है उसको बोलते हैं केशिकात्व विधि, कैपिलरी सिस्टम। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये होता है कैपिलरी सिस्टम। तो याद रखिए सेम या जलाधिक्य की समस्या का कारण तो है अत्यधिक सिंचाई, लेकिन किस विधि के द्वारा ये भूगर्भ का जल ऊपर आ गया? ये आ गया केशिकात्व विधि के द्वारा, कैपिलरी सिस्टम के द्वारा। तो विधि कौन सी है ना? याद रखिए केशिकात्व। अच्छा सर परिणाम क्या हुआ? सेम आ गई, तो परिणाम ये हो गया कि मिट्टी या तो अम्लीय हो गई या क्षारीय हो गई। तो क्या परिणाम निकला? मिट्टी या तो अम्लीय हो गई या क्षारीय। इसका भी निवारण करेंगे। तो सेम के निवारण के लिए एक तो सफेदे का पेड़ लगा देंगे, वो नहर के चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े होते हैं सफेदे के पेड़, उसको बोलते हैं यूकेलिप्टिस का पौधा। ये ऑस्ट्रेलियाई मूल का पौधा है। अंग्रेज इंग्लैंड वाले जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भारत में शासन कर रहे थे उस समय ये पौधा लाया गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो
तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, भाई सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई परियोजना करेंगे तो सेम की समस्या नहीं पैदा होगी। या हम इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लाएंगे, फवारा पद्धति लाएंगे। इसके अलावा इंडो डच परियोजना जो RS में पूछा गया सवाल है, 2003 में हनुमानगढ़ जिले में इंडो डच परियोजना के द्वारा भी इस सेम समस्या का निवारण किया जा रहा है। और इसके अलावा क्या निवारण हो सकता है, नहरों की लाइनिंग करना। तो सेम जलाधिक्य की मिट्टी की समस्या थी, पहला अपर्दन, दूसरा सेम। तीसरी बात करेंगे भूमि की उर्वरा शक्ति का लगातार घटना, ह्रास होना। तो इसके लिए क्या निवारण करेंगे, हम फसल चक्कर अपनाएंगे, शस्यावर्तन प्रणाली अपनाएंगे, दलहनी फसलों को ज़्यादा बोएंगे, फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट मरुस्थलीकरण, भाई मरुस्थलीकरण का मतलब हो गया मृत भूभाग, जो मृत भूभाग उसको मरुस्थलीकरण कहेंगे। तो मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, तो पहला कारण होगा मृदा का अपरदन हो जाएगा तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तेज आंधियां चलेगी तो मृदा का अपरदन, अपरदन से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वनोन्मूलन, अनियंत्रित हम वनों की कटाई करेंगे, मरुस्थल बन जाएगा। अनियंत्रित पशुचारण करेंगे, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भूजल का अत्यधिक हम भूगर्भ का दोहन कर लेंगे तो है ना मरुस्थल का प्रसार होगा, मरुस्थलीकरण होगा। सर इसका निवारण क्या होगा, बहुत ईजी, अभी तो बताया था। ये जो सारे कारण है उसका उल्टा कर दो, सब क्या हो जाएंगे, निवारण, है ना। मृदा अपरदन को रोकना, है ना, आंधियों को रोकने के लिए ये मेड़ वेड़ बनाना, ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर एक समस्या मिट्टी की कौन सी है, खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, पौधों फसलों के साथ अवांछित और अनावश्यक पौधे उगा जाते हैं। अरे देसी भाषा में निनाण या खुदी बोला वो क्या है, खरपतवार है। उसकी नियंत्रण करने की दो विधि है, जैविक विधि और यांत्रिक विधि, ये सिंपल है। फिर कुछ समरणीय तथ्य बात कर लेंगे। छप्पनी अकाल, RS 2012 में पूछा गया, छप्पनी अकाल कब पड़ा, इसे त्रिकाल कहा गया, मतलब अन्न, जल और चारा तीनों का अभाव हो गया, त्रिकाल कहा गया। इसे छप्पनी अकाल इसलिए कहते हैं, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, क्योंकि विक्रम संवत 57 साल ईस्वी सन से आगे चलता है। तो 1956 से 57 घटाओ तो मतलब 1899 और 1900 ईस्वी की बात करें तो 1899 या 1900 के आसपास पड़ा था, लेकिन विक्रम संवत की बात करें तो 1956, सिंपल। एक अकाल और था सहसा बुधुसा, वो 1843-44 में पड़ा था। तो ये था राजस्थान के मिट्टी से जुड़े हुए सारे सवाल। उम्मीद करता हूँ कि कंठस्थ हो गया होगा। मिट्टियों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।